वेलकम बैक बच्चों। मैं ऋषि और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एफ एजुकेशन में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग अपना सैंपल 4 का सेकेंड पार्ट शॉर्ट आंसर का सॉल्यूशंस लेकर के आए हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस हैं और हमें किस तरीके से आंसर्स को राइट करना है। तो बच्चों, जब तक वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं तब तक आप सभी लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने होंगे और तो पहला क्वेश्चन यहाँ से हम लोग लेना स्टार्ट करते हैं और इनके आंसर्स की जो लेंथ होगी वो होगी आपकी 20 से 30 वर्ड की। ओके, तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, एक्सप्लेन इनोवेशन एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखिए इनोवेशन की बात की गई है। तो इनोवेशन का मतलब क्या होता है कि द प्रोडक्शन ऑफ एन एनी प्रोडक्ट शुड बी अकॉर्डिंग द नीड ऑफ कस्टमर विच कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है ना, कहने का मतलब बच्चों क्या है कि किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना किसकी रिक्वायरमेंट पे, कस्टमर की रिक्वायरमेंट पर आप किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना और टाइम टू टाइम उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजों को चेंज कर देना, ये क्या कहलाता है? यही कहलाता है एक एंटरप्रेन्योर का इनोवेशन। लाइक आप लोग स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हैं, कार्स यूज कर रहे हैं, टेलीविजन यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। तो जैसे कि आपको भी पता है, पहले लैंडलाइन आया तो उसमें प्रॉब्लम्स थी कि आप उसको मूव नहीं कर सकते हो। तो मूव करने के साथ साथ आपके पास कीपैड फोन्स आए, जो कि आपका केबल पूरी तरीके से फिनिश हो गया, वायरलेस फोन हो गया। लेकिन उसमें क्या हुआ कि कई सारी चीजें थी जो आपको नहीं मिल पा रही थी, उसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अपडेट करके आपका स्मार्टफोन बना दिया गया। और स्मार्टफोन में लगभग लगभग सारी चीजें आपको जो है वहीं पर मिल गई। लाइक पहले आप कंप्यूटर यूज करते थे तो कितना हैवी होता था, अभी आप डेस्कटॉप यूज करते हो तो पहले के अकॉर्डिंग बहुत लाइटर वेट हो गया। और उसके अपडेट में क्या हो गया, लैपटॉप्स हो गए और लैपटॉप को अपडेट करके टैबलेट्स बना दिए गए। तो बच्चों ये क्या चीज है, ये एक इनोवेशन ही है, एक एंटरप्रेन्योर का एक इनोवेटिव आइडिया ही है, जो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजों को क्या कर रहा है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने कस्टमर के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करता जा रहा है, चेंज करता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एस स्टैंड फॉर इन स्मार्ट गोल्स, एक्सप्लेन इट। ओके, चलिए भाई। तो इन स्मार्ट एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, यानी कि आपका एस जो है, स्मार्ट में एस जो स्टैंड कर रहा है वो स्पेसिफिक स्टैंड कर रहा है। इट मीन्स दैट द गोल शुड बी वेल डिफाइंड, क्लियर एंड अनचेंज्ड। ओके, कहने का मतलब आपका क्या है कि कई लोग ऐसा करते हैं कि डायरेक्टली क्या करते हैं कि बहुत बड़े बड़े से गोल्स बना लेते हैं, बहुत बड़े बड़े। ठीक है ना, लेकिन उनको अचीव करने के लिए वो कुछ प्लानिंग नहीं करते, कुछ सेट नहीं करते, बस ड्रीम पे ड्रीम बनाते रहते हैं कि हाँ कुछ ऐसा हो जाए कि हमको ये गोल्स हमारा अचीव हो जाए। लाइक किसी को बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, किसी को बहुत अमीर बनना है, तो वो क्या करता है कि ड्रीम देखता रहता है, उसके लिए एफर्ट नहीं करता है। ठीक है ना, उसने प्लानिंग नहीं की है कि हाँ हमको इतना अमाउंट चाहिए या इतना अमीर हमको बनना है, उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं है। सिर्फ उसने क्या ड्रीम देख रखा है कि हाँ कहीं से मेरे को इतना पैसा मिल जाएगा या कहीं से भगवान आएंगे इतना पैसा दे देंगे तो मैं इंस्टेंट अमीर बन जाऊंगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, कहने का मतलब आप जो भी ड्रीम बना रहे हैं उस पूरी तरीके से क्लियर हो और उसको अचीव करने के लिए आपके पास क्या हो, स्टेप्स हो। ओके, ओके, तो आगे चलते हैं बच्चों और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाउ कैन यू मैनेज इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है और हम उस तरीके इन सब चीजों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो बच्चों, इमोशनल इंटेलिजेंस इज मैनेज्ड बाय द फॉलोइंग स्टेप्स। यहाँ पर कुछ स्टेप्स ऐसी हैं जिनको आप ले करके जो है अपने इमोशंस फैक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ, आप वन बाई वन करके इसको देख सकते हो। तो सबसे पहला दिया गया है, अ, पहला दिया गया है, सबसे पहला दिया गया है, अंडरस्टैंड योर इमोशंस। अंडरस्टैंड योर इमोशंस। अब अपने इमोशंस को सबसे पहले क्या करना है कि अपने इमोशंस को पहचानना बहुत जरूरी है। दिस इज डन बाय ऑब्जर्विंग योर सेल्फ बिहेवियर एंड योर बाय वर्किंग ऑन दिस दैट नीड टू बी चेंज। ठीक है ना, सबसे पहले आपके जो आपका इमोशन है वो आपको समझना पड़ेगा
कई बार क्या होता है कि किसी किसी के पास बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, लेकिन वो अपना एरिया या अपनी फैमिली को ना छोड़ पाने के लिए या किसी पर्टिकुलर पर्सन को ना छोड़ पाने के लिए किसी वजह से वो क्या करते हैं कि वो उसी पे फंस के रह जाते हैं और अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। दूसरा यहाँ पर देखेंगे, दूसरा देख रहे हैं हम लोग। दूसरा क्या है, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस टू कीप ऑन सेल्फ कॉम, प्रैक्टिस टू कीप अवर सेल्फ टू। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है कि आपको ऐसी चीजों की प्रैक्टिस करनी है कि आप हमेशा शांत और रिलैक्स रहें। ठीक है ना। कहते हैं ना कि जो जितना रिलैक्स लगता है उसको उतना ही अटेंशन मिलता है। जैसे कि आज की लाइफ में हमारा एक वर्ड चलता है कूल। ठीक है ना। तो जो जितना रिलैक्स आपको दिखता है, जो जितना हैप्पी दिखता है, उसी को आप उतना कूल समझते हैं, राइट। तो आपको ऐसे प्रैक्टिसेस करनी चाहिए कि हर एक कंडीशंस में आप कूल दिख सकें, आप रिलैक्स रह सकें। जितना आप रिलैक्स रहेंगे उतना ब्रेन आपका वर्क करेगा और अच्छी तरीके से किसी भी चीजों को वो सोच और समझ सकेगा। ठीक है ना। और इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हैं। ओके। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज एन एंटरप्रेन्योर बेनिफिट अ सोसाइटी, यानी कि एक सोसाइटी के लिए आपका जो एंटरप्रेन्योर है वो किस तरीके से जो है बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकता है या बेनिफिट दे सकता है। तो बच्चों सबसे पहली चीज आप समझ लीजिए कि एंटरप्रेन्योर क्या करता है। बच्चों एंटरप्रेन्योर एक सोसाइटी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करता है, उस पर मेहनत करता है और तब जा करके अपने जो सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कम करने की कोशिश करता है। ठीक है ना। तो अब मान लीजिए कि अगर एक एंटरप्रेन्योर किसी भी स्टार्टअप को सेट कर रहा है तो उसको उस स्टार्टअप के लिए कुछ बंदे भी चाहिए, तो इस वजह से वो क्या कर रहा है, जॉब भी दे रहा है। ठीक है ना। तो इसका पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, आप पॉइंट वाइज लिखते जाइए तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो पहला पॉइंट यही हो जाएगा कि एंटरप्रेन्योर गिव द जॉब्स। ठीक है ना। या कह सकते हो कि एंटरप्रेन्योर जॉब गिवर। फिर है, दे यूज देयर क्रिएटिव एंड fairness to introduce innovative ideas and technologies। तो वो क्या करते हैं बच्चों कि अपना माइंड लगा करके आपको एक इनोवेटिव आइडिया देते हैं या एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज देते हैं। ठीक है। इट हेल्प, थर्ड पॉइंट है आपका, इट हेल्प इन राइजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय द अप्लाइंग इन द अर्निंग पावर ऑफ अ पीपल। ठीक है ना। कहने का मतलब वो क्या करते हैं कि आपके जो लिविंग स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड को और हाई करते हैं। अब किसी भी चीज का एक इनोवेटिव, एक छोटा सा एग्जांपल किसी भी एरिया में ले लीजिए और वहां पर देखिए कि आपका जो रहने का तरीका है वो कितना इनोवेट हो गया है। ठीक है। अब किसी भी स्मार्ट डिवाइस का ले लीजिए, लाइक आपका पहले हम लोग कैसा वॉच यूज करते थे और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्मार्ट वॉच यूज कर रहे हैं, जो हमारी हर एक एक्टिविटी पे नजर रख सकता है। ठीक है ना। हम अपनी कई सारी चीजों को अपनी स्मार्ट वॉच पे मॉनिटर कर सकते हैं, उन चीजों को भी मॉनिटर कर सकते हैं जिसके लिए हमें पहले डॉक्टर को विजिट करना पड़ता था। तो ये सब चीजें क्या है, इनोवेटिव आइडियाज के थ्रू ही हो पाया है। फोर्थ पॉइंट ले लेते हैं, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर सेट अप अ रोल मॉडल टू इंस्पायर मेनी मोर फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप। तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर क्या करता है बच्चों कि एक ऐसा मॉडल सेट करता है जिससे कई सारे लोग जो है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आकर्षित होते हैं। ठीक है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि बच्चों दूसरों को देख करके ही इंस्पायर होते हैं और उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। ओके। तो ये है, यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, राइट द स्टेप दैट टेक प्लेस व्हेन स्टार्टिंग अ कंप्यूटर। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए स्टेप्स आपको राइट करने हैं। ठीक है ना। आप किस तरीके से अपने कंप्यूटर को स्टार्ट कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले क्या करना है आपको बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पावर स्विच करना है। ठीक है ना। सबसे मेन जो है आपका बच्चों वो पावर आपको स्टार्ट कर देना है। ठीक है ना। और उसके बाद अपने सीपीयू को ऑन कर देना है। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो स्टार्ट होगा। ठीक है ना। और होते वक्त क्या करता है कि वो छोटी सी एक लाइट आती है, एक विंडोज आता है और वो स्टार्टिंग का पैनल देता है आपको। फिर उसके बाद आपकी वेलकम स्क्रीन आता है। ठीक है ना।
जब आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बूट हो जाता है उसके बाद आपका वेलकम स्क्रीन आता है। वेलकम के बाद आपका जो है लॉगिन स्क्रीन आता है, जब आप अपने कंप्यूटर पे लॉगिन करते हो, अगर पासवर्ड वगैरह लगा रखा है, ठीक है ना। और उसके बाद जाकर के बच्चों आपको क्या होता है, डेस्कटॉप आपको दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर ये फिनिश होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 2 देख लेते हैं, जिसमें 6 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको 4 एक्सप्लेन करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया बच्चों, आंसर एनी 3 आउट ऑफ द, सॉरी सॉरी, ये लॉन्ग आंसर से हमारे यहाँ पर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ हेरिचरी ऑफ हेडिंग। ठीक है ना। अच्छा, ये टॉपिक भी हमने आपको बच्चों लिखाया है, अगर आप लोग अपने नोट्स को ओपन करके देखेंगे तो उसमें आपको हेरिचरी ऑफ हेडिंग का टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है ना। हेरिचरी ऑफ हेडिंग क्या होता है, तो अब इसका हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। हेडिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द डॉक्यूमेंट। सभी को पता है कि अगर किसी डॉक्यूमेंट्स में हेडिंग नहीं है तो उनको समझ में ही नहीं आएगा कि कहाँ से क्या पढ़ना है। लाइक आप सोचो कि अगर हमने नोट्स बनाए थे और उसमें कहीं हेडिंग ही ना डलवाते तो आप कंफ्यूज हो जाते कि कौन सा टॉपिक कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर फिनिश हो रहा है। ओके, तो हेडिंग ऑर्गेनाइज द डॉक्यूमेंट एंड वन इंक्रीज द रिलायबिलिटी। अ डॉक्यूमेंट मेनी हैव द हेडिंग्स एंड इट्स सब हेडिंग और सब हेडिंग। ठीक है ना। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि हेरिच ऑफ हेडिंग कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा। लाइक जैसे आप लोग क्या बनाते हो, टीओसी बनाते हो, टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हो। तो टेबल ऑफ कंटेंट, अब जैसे कि मान लीजिए कि आपकी हेडिंग है यहाँ पर माई कंप्यूटर, है ना। माई कंप्यूटर आपका चैप्टर नेम है, जो कि पेज नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है। अब माई कंप्यूटर में आपके पास कई सारे टॉपिक हैं, लाइक सीपीयू है आपके पास, ठीक है ना, पेज नंबर 5। आपके पास ये चैप्टर मान लेते हैं हम, चैप्टर 2। ओके, इतना समझिएगा। अब सीपीयू के बाद आपका माउस हो गया, ये भी 5 पे है। फिर उसके बाद आपका इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, थर्ड। अब यहाँ पर आपका चैप्टर 3। तो बस ये चीज जो है आपकी क्या कहलाएगी, ये आपका हेरिटेज ऑफ हेडिंग कहलाता है। यानी कि आपके एक हेडिंग के अंदर जितनी भी सब हेडिंग्स हैं उनकी सारी डिटेल आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई मल्टीपल शीट्स आर यूज इन अ वर्कबुक। यानी कि एक वर्कबुक में हम लोग मल्टीपल शीट्स क्यों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे वर्कबुक दिया गया है, अगर आप वर्कबुक की डिफिनीशन पढ़ोगे तो यही होता है क्या, द कलेक्शन ऑफ शीट्स आर कॉल्ड वर्कबुक। अगर आपसे कोई वर्कबुक पूछता है तो जहां पर मल्टीपल शीट्स होती हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं। ओके, ठीक है ना। इन एवरी स्प्रेडशीट बाय डिफॉल्ट अ वर्कबुक कंसिस्ट एटलीस्ट वन वर्कशीट। ठीक है ना। पहले देखो बच्चों, एक चीज समझ लीजिए कि क्या होता था कि पहले की जो आपका ऑपरेटिंग, सॉरी आपका माइक्रोसॉफ्ट आता था, ठीक है ना, लाइक 2007 2003 और 2000, इस तरीके के जो वर्जन होते थे बच्चों, 2010, तो उसमें बाय डिफॉल्ट 3 सीट्स मिलती थी, सीट 1 सीट 2 एंड सीट 3। लेकिन अभी जो लेटेस्ट में आ रहा है लाइक 2013 16 एंड 19, तो इसमें क्या है बच्चों कि बाय डिफॉल्ट आपको एक सीट मिलता है और आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सीट्स को बढ़ा सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बोला गया है कि बाय डिफॉल्ट अ वर्कबुक कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट वन वर्कशीट। ठीक है ना। वन, यू कैन ऐड न्यू वर्कशीट इन द सेम वर्कबुक। जैसे कि आप एक ही सीट में कई सारी सीट्स को, सॉरी एक वर्कशीट में या वर्कबुक में कई सारी सीट्स को आप इंसर्ट कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मल्टीपल वर्कशीट्स आर रिक्वायर्ड व्हेन यू आर वर्किंग इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। यानी कि जैसे कि आप मान लीजिए कि जैसे आप पेजेस, आप अपनी कॉपी बनाते हो, नोट्स बनाते हो, आईटी के नोट्स बनाए होंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना बच्चों की पूरी बुक का कंटेंट आप एक ही पेज में लिख पाओ। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, मल्टीपल पेजेस चाहिए। ठीक है ना। तो उसी तरीके से बच्चों क्या है कि यहाँ पर आपको मल्टीपल शीट्स रिक्वायरमेंट होते हैं जब आप बड़े डेटा पे काम कर रहे हो, यानी कि आपके पास बहुत सारा डेटा है और आप एक शीट में काम कंप्लीट नहीं कर सकते हो, इसलिए आपको मल्टीपल शीट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 ले लेते हैं। यहाँ पर दिया गया राइट सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ डेटाबेस। यहाँ पर आपके एडवांटेज यानी कि डेटाबेस के कुछ बेसिक एडवांटेज लिखने हैं आपको। तो बहुत सारे एडवांटेज हैं, आप थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारे लिख सकते हो। यहाँ पर बच्चों हम कुछ एडवांटेज आपको जो है लिख के दे रहे हैं। तो पहले तो आपको हेडिंग डाल देनी है, क्या एडवांटेज ऑफ डेटाबेस एज आर फॉलो।
पहला पॉइंट है डेटाबेस रिड्यूस द डेटा रिडंडेंसी, ठीक है ना। सॉरी, तो डेटाबेस क्या करता है, रिड्यूस द डेटा रिडंडेंसी, रिड्यूस द डेटा रिडंडेंसी। अब बच्चों डेटा रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, आप सभी को हमने बताया था, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, यानी कि ये डेटा का डुप्लीकेशन नहीं करता है, यानी कि मल्टीपल नहीं करना है, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका बच्चों, इट कंट्रोल डेटा इनकंसिस्टेंसी विच मीन्स मल्टीपल मिसमैच कॉपीज ऑफ द सेम डेटा, ठीक है ना। इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है बच्चों कि आप क्या कर सकते हो कि एक जैसा डेटा आप इंटर नहीं कर सकते, डेटाबेस में एक जैसा डेटा आप इंटर नहीं कर सकते। तो ये कहा क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंसी, कंट्रोल द इनकंसिस्टेंसी, कंट्रोल द। बच्चों जितना मैं छोटा लिख रहा हूँ आप इतना छोटा मत लिखिएगा, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना लिखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर मैं पूरा लिखूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबे हो जाएंगे। ठीक है, और थर्ड पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पर, थर्ड पॉइंट आपका हो जाएगा इट फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डेटा, यानी कि आप यहाँ पर इजिली जो है डेटा को आप कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, इजिली शेयरिंग ऑफ डाटा, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट लिख लीजिए आप यहीं पर, इट इंश्योर द डेटा स्टोर्ड शुड फॉलो द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड, यानी कि आपने जो भी स्टैंडर्ड सेट कर रखे होंगे उन सभी को ये फॉलो करेगा। नेक्स्ट लिख लेते हैं हम लोग, इट इंश्योर डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, तो डेटा इंश्योर डाटा सिक्योरिटी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। ओके, चलिए इसका आंसर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स वेब क्लाइंट एंड वेब पोर्टल। वेब क्लाइंट आप सभी को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो फिर बहुत गंदी बात है, क्योंकि आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तो हम एक तरफ क्या करते हैं, एक तरफ वही सेम प्रोसेस अपना अपनाते हैं कि एक साइड में हम लोग लिख लेते हैं हमारा वेब क्लाइंट, वेब क्लाइंट, और दूसरा हमारा था वेब पोर्टल। अब बच्चों यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप जो है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने हिसाब से। तो अब वेब क्लाइंट क्या हो जाता है, अब वेब क्लाइंट इज अ प्रोग्राम ऑन द क्लाइंट साइड ऑफ द नेटवर्क, ठीक है ना। ये क्या वेब क्लाइंट क्या कहलाता है, एक प्रोग्राम होता है जो कि एक नेटवर्क पर होता है क्लाइंट साइड की तरफ से। क्लाइंट कौन होता है, यूजर, ओके। इट रिक्वेस्ट एंड यूज सर्विसेज प्रोवाइड अ वेब सर्वर, तो ये क्या करता है, जैसे कि आप मान लीजिए कि आप फेसबुक पर हैं, फेसबुक पर है, फेसबुक एक्स या फिर आप इंस्टाग्राम पर हैं, ठीक है ना। अब आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर कोई रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, लाइक फेसबुक पर कुछ आप सर्च कर रहे हैं, तो आप क्या कहलाएंगे, आप ये क्लाइंट हुए ना, ठीक है ना। ये चीज तो हमने पहले ही से बता दी थी। तो क्या करता है कि जो क्लाइंट होता है वो अपने नेटवर्क पर या अपने जो वेब है उस पर क्या डालता है, रिक्वेस्ट डालता है, और जो सर्वर होता है बच्चों, सर्वर सर्वर आपको क्या देता है, फैसिलिटी देता है, ओके। अब वेब ब्राउजर इज एन एग्जांपल ऑफ वेब क्लाइंट, तो जो वेब ब्राउजर होता है, लाइक आप क्रोम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। अब क्रोम से आपने क्या सर्च किया, फेसबुक सर्च किया, तो ये क्या हुआ, ये आपका वेब क्लाइंट हुआ, और इसने क्या किया, आपके लिए जो है फेसबुक ओपन करके रख दिया, ओके। अब वेब पोर्टल क्या होता है, अब वेब पोर्टल इज अ स्पेसिफाइड डिजाइन वेबसाइट दैट इज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिवाइस सोर्स सच एज ईमेल, ऑनलाइन फॉर्म्स, सर्च इंजन etc। तो जैसे कि लाइक गूगल हो गया आपका, लाइक ईमेल हो गया, लाइक फेसबुक हो गया, तो ये सब क्या है बच्चों, ये वेब पोर्टल है, वेब पोर्टल है, लाइक जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है ना। तो इसी जगह जहां पर आप इन चीजों को इस्तेमाल कर रहे थे, तो ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब क्या हो गया, वेब पोर्टल्स हो गए, ठीक है। लाइक याहू हो गया, ठीक है ना, इंडिया आर्ट हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, आर द एग्जाम्पल ऑफ वेब पोर्टल्स, ओके। चलिए
ऐसा है बच्चों, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। लिस्ट सम ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ द ब्लॉग। तो बच्चों ब्लॉग के कुछ डिसएडवांटेज हैं जो आपको यहाँ पर बताने हैं। आ जाते हैं हम लोग। तो डिसएडवांटेज ऑफ ब्लॉग, डिसएडवांटेज ऑफ ब्लॉग। ओके, तो पहला डिसएडवांटेज है हमारा, तो इंफॉर्मेशन गिवन बाय अ पर्सनल ब्लॉग में बी बेस्ड और इनकरेक्ट। तो कहने का मतलब है कि जब भी आप किसी ब्लॉग पे सर्च करते हैं या कुछ पढ़ते हैं, कुछ रीड करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि सारी इंफॉर्मेशन जो दी गई है वो पूरी तरीके से सही है, ऑथेंटिकेट है। हो सकता है कि उसमें कुछ गलतियां हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि इंफॉर्मेशन मे बी रॉन्ग, या गिवन इंफॉर्मेशन मे बी रॉन्ग, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन मे बी रॉन्ग, जो मे बी इसलिए लगा है क्योंकि जरूरी नहीं कि वो गलत ही हो और जरूरी नहीं है कि वो सही ही हो, ठीक है ना। दूसरा क्या है, ब्लॉग कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, यानी कि आपको ब्लॉग पूरा रीड करना पड़ता है। तो ब्लॉग कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। ओके, थर्ड क्वेश्चन है बच्चों हमारा, द कमेंट रिटन ऑन ब्लॉग में बी रूट और रूट कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि इसमें जो ब्लॉग में कमेंट रिटर्न होते हैं वो किसी भी तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, वट एवर इज पब्लिश्ड इन ब्लॉग इज अवेलेबल टू ऑल। यानी कि ब्लॉग में क्या होता है बच्चों कि कुछ भी पब्लिश किया जा सकता है, यानी कि आप कुछ भी पब्लिश कर सकते हैं और वो सभी के लिए अवेलेबल होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, हमारा है डिफरेंस बिटवीन गोल सीक्स एंड सॉल्वर। ये क्वेश्चन बहुत से बच्चों को जो है प्रॉब्लम में था, ठीक है ना। तो आप ये लिख लीजिए कि बहुत से बच्चे पूछते हैं सर व्हाट इज द गोल सीक एंड व्हाट इज द सॉल्वर। तो अब यहाँ पर डिफरेंस आपको मिल गया है और आप ये डिफरेंस जो है इजीली आप देख लीजिए कि गोल सीक क्या होता है एंड सॉल्वर क्या होता है। ओके, तो एक तरफ आप लिख लीजिए वही सिंपल तरीका हमारा, गोल सीक, और एक तरफ हो गया आपका सॉल्वर। ओके, पहला पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। पहला क्या है, गोल सीक यूज्ड ऑन सिंगल वेरिएबल। तो गोल सीक यूज्ड ऑन सिंगल वेरिएबल। बच्चों हम लोगों ने क्लासेस में डिस्कस किया है सिंगल वेरिएबल क्या होता है और डबल वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है ना। और सॉल्वर जो होगा वो क्या करेगा, वो मल्टीपल वेरिएबल्स को लेगा। तो सॉल्वर कैन सॉल्व इक्वेशन दैट यूज मल्टीपल वेरिएबल। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, यूज्ड मल्टीपल मल्टीपल वेरिएबल वेरिएबल्स, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा क्या, इट अलाउ टू वेरी द वैल्यू ओनली वन सेल। तो ये क्या करता है, ये सिर्फ एक सेल से वैल्यू को पुट लेता है। तो अलाउ द टेक वैल्यू फ्रॉम ओनली वन सेल, ठीक है ना। यहाँ पर क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पर रहेगा इट अलाउ वैल्यू टू वैरी इन 200 सेल्स, यानी कि यहाँ पर लिमिट दी गई है, ये कितना यूज कर लेगा, अप्रोक्स 200 सेल्स तक का डेटा ले सकता है। ओके, चलिए बच्चों, इसी के साथ हमारा एमसीक्यू पार्ट फिनिश होता है और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे लॉन्ग आंसर्स के साथ। और उम्मीद है बच्चों कि आप सभी को वीडियो बहुत हेल्पफुल भी लग रही होंगी और बहुत ही सही भी लग रही होंगी। तो चलिए बच्चों, वीडियो को पहले शेयर कर लीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।